कर्नाटक के चुनाव नतीजे आए हुए और साथ साथ वहाँ पर नई सरकार बने हुए कुछ अरसा हो गया। लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि कर्नाटक चुनाव को लेकर और चुनाव नतीजों को लेकर मैं अपना विश्लेषण ज़रूर करूँगा। अब क्योंकि समय काफ़ी हो गया इसलिए उसका विश्लेषण करने का बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, लेकिन मैं कुछ बातें ज़रूर कर्नाटक के संदर्भ में आपके सामने रखना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन उससे जोड़ करके कर्नाटक के चुनाव नतीजे, क्योंकि मैंने कहा विश्लेषण करना बहुत ज़्यादा, चुनाव की डिटेल में जाना इस वक्त अब कंपलसरी नहीं है। आप लोगों को बहुत सारी जानकारी है ही, लेकिन कर्नाटक चुनाव के संदर्भ में जो भविष्य की चुनौतियां हैं, खासकर नरेंद्र मोदी के सामने, बीजेपी के सामने, मैं उन चुनौतियों पर आज ज़रूर बात करना चाहता हूं। और ख़ास करके ये कि इन चुनाव नतीजों के बाद जो है 2024 की जो लड़ाई है वो दरअसल किस तरह की लड़ाई होने जा रही है और बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां, मैं उन पर ज़रूर बात करूंगा। कर्नाटक में आप जानते हैं कि बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। वो बुरी कितनी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले तो ऐसा लग रहा था जब चुनाव शुरू हुए कि लगभग बीजेपी हारेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये ऐसा लग रहा था कि पहले दिन से लग रहा था कि बीजेपी चुनाव हारेगी, क्योंकि वहाँ पर जो स्थानीय लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप, जो मुख्यमंत्री थे उनको लेकर के और कुछ और जो इश्यूज थे उनको लेकर के लोगों की नाराज़गी थी। तो बीजेपी पहले दिन से ही लग रहा था कि पीछे है। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुनावी सभाएं हुई और ख़ास करके उनके जो रोड शो हुए, उसके बाद लोगों को लगा कि अब शायद जो है बीजेपी जो है वो जीत सकती है। एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी को दिखा रहे थे कई जगह पर कि बीजेपी अब जो है फाइट में है, जीत सकती है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी हार जाती है। तो इसके मतलब क्या है? इसके मायने ये है कि दरअसल वास्तव में बीजेपी बहुत पीछे थी चुनाव में। और कई राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी की वो जो सभाएं और बाकी जो रोड शो नहीं होते तो शायद बीजेपी जितनी सीटें बीजेपी को मिली उससे और 20 सीटें बीजेपी को कम मिलती, यानी बीजेपी को और बुरी हार का सामना करना पड़ता। कुछ लोग ये नतीजे निकाल रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम वोट थे वो पूरी तरह से बीजेपी के अगेंस्ट जो है वो जो है चले गए, पूरी तरह से कांग्रेस को चले गए। जेडीएस जो मुस्लिम वोट का एक बड़ा हिस्सा हमेशा से कर्नाटक में लेती रही है, उसको नहीं मिले, सारे वोट एक तरफ शिफ्ट कर गए। ये एक ठीक है, ये भी एक फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन चुनाव हारने के और दूसरे भी फैक्टर हैं। जैसे मैंने कहा, एक फैक्टर ये है कि बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप थी, यानी मुख्यमंत्री थे, वो कमज़ोर साबित हुए। कांग्रेस ने कुछ वादे किए थे, वो वादे लोगों को रिझाने में कांग्रेस कामयाब रही। और मोटे तौर पर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कर्नाटक से आते हैं, दलित नेता हैं, तो उनका भी एक बड़ा योगदान था इस पूरी जीत में। और कांग्रेस जो है अपने कम से कम जो 2 बड़े नेता थे उनको चुनाव के समय उनके बीच जो प्रतिस्पर्धा थी उसको वो जो है नियंत्रित करने में कामयाब रहे। तो कुल मिलाकर इसका ये नतीजे रहे। तो इसलिए बीजेपी हारी है, ये भी समझना चाहिए। बीजेपी को उससे सबक लेने चाहिए, बहुत सब सबक लेने चाहिए। सबसे बड़ा बीजेपी को सबक ये लेना चाहिए कि विधानसभा जहां चुनाव होते हैं वहां पर आपकी लोकल लीडरशिप बहुत बड़ी होती है। क्योंकि आप ध्यान रखिए, लोग इतने समझदार हैं, लोग जानते हैं कि जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कर रहे। तो वो देखते हैं कि हम वोट करेंगे तो हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है ये सोचना कि हर जगह आप नरेंद्र मोदी के नाम से चुनाव जीत जाएंगे, इससे नहीं चलेगा। आपको लोकल लीडरशिप कम से कम विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा, कम से कम विधानसभा चुनाव में जो आपकी लोकल लीडरशिप है, जो आपके लोकल स्थानीय नेता हैं, जो आपके राज्य के क्षत्रप हैं, वो कितनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएंगे, वो कितने मजबूत हैं, ये आपकी जीत पर बहुत निर्भर करेगा। और आपकी अगर कहीं एग्जिस्टिंग सरकार है तो उस सरकार की लोकप्रियता, करप्शन और बाकी सारे मुद्दों पर उसको लेकर पब्लिक परसेप्शन क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन सारे मसलों पर बीजेपी पिछड़ी, बीजेपी को मात खानी पड़ी। कांग्रेस ने कुछ वहाँ पर अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीती। हिंदू मुस्लिम में मैं इसमें डिबेट में नहीं जाता आज, क्योंकि ये विषय इतना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कर्नाटक में बड़ी तादाद में हिंदू हैं। अगर उनको वो यूनाइट नहीं हुए, मुस्लिम यूनाइट हो गए, तो फिर ये जो है ये बाकी लोगों को सोचना, मैं इस विषय में नहीं जाता। लेकिन सवाल एक ये उठता है कि क्या कर्नाटक की हार के बाद
2024 के लिए बीजेपी की जो रास्ता है, बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि ये इस जीत के बाद, क्योंकि कांग्रेस इससे पहले हिमाचल में जीती थी, बहुत मामूली अंतर से कर्नाटक में जीती, तो इस जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है। वहीं कांग्रेस और विपक्ष के बीच एक मैसेज गया है कि भाई बीजेपी को हराया जा सकता है। अब तक बहुत सारी जगह जो विपक्ष है उसके शोल्डर गिरे हुए थे, विपक्ष को लग रहा था कि हम कैसे मुकाबला करें, लेकिन इन दो राज्यों के नतीजों के बाद अब विपक्ष में एक थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा है कि वो जो हैं लड़ सकते हैं, हरा सकते हैं। ये बीजेपी के लिए एक नेगेटिव चीज़ है। बीजेपी के लिए चुनौती क्या है 2024 में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है बीजेपी के लिए जो चुनौती है वो ये है कि क्योंकि इन दो चुनाव हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक, इन दो चुनावों के बाद अब क्या मुश्किल है? मुश्किल ये है कि अब 3 और इम्पॉर्टेंट राज्य हैं और तीनों हिंदी पट्टी के हैं, तीनों हिंदी भाषी राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं। अब इन 3 राज्यों में कौन कौन से? छत्तीसगढ़ एक है चुनाव, जहां पर छत्तीसगढ़ में चुनाव होने, जहां कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में चुनाव होने हैं, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। और तीसरा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, जहां बीजेपी की सरकार है। अब इन 3 राज्यों में दरअसल चुनाव कैसे होगा और उनकी हार जीत किसके हाथ में जाएगी, ये एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। जाहिर सी बात है, अगर आज आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि मोटे तौर पर आज ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में, क्योंकि बघेल जो हैं वो एक मजबूत लीडर की तरह उभरे हैं और वो अपनी सरकार का प्रचार प्रसार खूब अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो बघेल वहाँ पर एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि बीजेपी की स्थानीय लीडरशिप वहाँ कमज़ोर दिख रही है। वहाँ पर बीजेपी के पास स्थानीय स्तर पर कोई बड़ा नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो है एक बड़ा नाम ज़रूर वहाँ पर हैं, लेकिन रमन सिंह जो है पिछले चुनाव में जिस तरह से हारे थे उसको लेकर उनके ऊपर कितना भरोसा बीजेपी करके चल रही है, बीजेपी को देखना है। लेकिन इसके अलावा बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा वहाँ पर नहीं है। अब आते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान से पहले मैं मध्य प्रदेश आ जाता हूँ। मध्य प्रदेश में हालांकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री वहाँ पर हैं, बड़ा चेहरा है शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस के पास भी वहाँ बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। हालांकि कांग्रेस पिछले चुनाव में भी आगे थी, सरकार बना ली थी, लेकिन उसके बाद जो ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर जो था और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से कांग्रेस से किनारा किया, टूट कर वो चले गए, वो कांग्रेस को बहुत भारी पड़ा और अल्टीमेटली उससे कांग्रेस की सरकार जाती रही और वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो बीजेपी के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत भी है, कांग्रेस के पास ये कमज़ोरी है। लेकिन वहाँ पर बीजेपी के लिए एक बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि वहाँ पर लंबे समय से बीजेपी शासन कर रही है, तो एक वहाँ पर है कि एंटी इनकम्बेंसी, और एक बार होता है ना, लोग एक सरकार को बहुत लंबे समय तक देखते हैं तो उसकी खामियां दिखने लगती हैं, गलतियां दिखने लगती हैं, अच्छी चीज़ें लोग पीछे छोड़ देते हैं। वो वहाँ पर एक फैक्टर है जिसको लेकर आज बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए दोबारा सरकार बनाना मुश्किल होगा। अब तीसरा राज्य राजस्थान आते हैं, यानी 3 में से 2 राज्यों में वहाँ पर आज फिलहाल आज की तारीख में कांग्रेस स्ट्रांग दिख रही है। अब आते हैं तीसरे राज्य पर, राजस्थान में आज की तारीख में मैं श्योर शॉट कह सकता हूँ, अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो वहाँ बीजेपी चुनाव हर हालत में जीतेगी। उसके 2 बड़े कारण हैं। एक, वहाँ की अशोक गहलोत की सरकार बहुत तेज़ी से अलोकप्रिय हुई है और उसके बाद उसकी जो नाकामियां हैं, आप देखिए पिछले समय में सबसे ज़्यादा दलितों पर अगर हमले हुए तो राजस्थान में हुए, महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अत्याचार जो राजस्थान हुए, सबसे ज़्यादा जो दंगे हुए, सांप्रदायिक हिंसा के दंगे हुए, और जो हिंदू जो यात्राएं थी उन पर हमले अगर कहीं हुए तो राजस्थान में हो। तो ये सब चीज़ों के कारण कांग्रेस की सरकार वहाँ बहुत अलोकप्रिय हो गई है। दूसरा, बीजेपी ने इन मुद्दों को वहाँ मजबूती के साथ उठाया है। और तीसरा बड़ा फैक्टर, कांग्रेस वहाँ पर, कांग्रेस का जो अपना भीतरी उसका जो घर है, यानी कांग्रेस वहाँ पूरी तरह से डिवाइडेड है, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट। हालांकि कांग्रेस ने 2 दिन पहले ही जो है कहा कि हमने सब ठीक कर लिया है, दोनों नेता, लेकिन वो लग नहीं रहा है कि ठीक हुआ है। तो वहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है जिसके कारण वहाँ पर मैं कह सकता हूँ आज की तारीख में कांग्रेस का हारना तय है। मैं आपसे फिर ये बड़ा कह दूँ, ये जो पूरा मैं विश्लेषण कर रहा हूँ ये आज की तारीख में है।
चुनाव होते होते वहाँ परिस्थितियाँ क्या होंगी, बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं, ये एक विषय है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इस सब के कारण जो है बीजेपी की, मैं 24 की राह की बात कर रहा हूँ, अगर इन तीनों जगह पे नतीजे आज जो दिख रहे हैं वही आए तो बीजेपी के लिए 24 की राह और मुश्किल हो जाएगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो है पिछले समय जो चुनाव नतीजा है, मैं उनकी आपसे बात करना चाहता हूँ। बीजेपी के सामने जो 24 के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ तो ये कहना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीजेपी पिछली बार 303 लोकसभा सीटें जीती थी। चुनौती ये है कि बीजेपी कहाँ से इस बार अपनी सीट बढ़ाएगी, क्योंकि जो पूरा हिंदी पट्टी थी, नॉर्थ बेल्ट थी या पश्चिम के कुछ राज्य थे जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य, वहाँ बीजेपी पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। कर्नाटक की हार के बाद मुश्किल ये हो गया है कि दक्षिण में बीजेपी क्या अपनी सीटें बढ़ा पाएगी, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताते हुए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुल मिलाकर देखिए, अगर दक्षिण भारत में देखेंगे, दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ पर कुल मिला के 129 लोकसभा सीटें हैं। अब इस 129 लोकसभा सीटों में कर्नाटक अकेला ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, यानी 28 में से 25 सीटें मिली थी कर्नाटक में। अब क्योंकि वो चुनाव हार गए हैं और अगर ये माहौल बना रहता है तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। हालांकि बीजेपी का वोट शेयर वहाँ कम नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी 28 में से 25 सीटें जीत पाएगी, ये आज की तारीख में बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो बीजेपी अगर कर्नाटक में भी सीटें अपनी रिटेन नहीं कर पाए तो फिर चुनौती होगी कि आप 300 सीट या फिर बहुमत कैसे हासिल करेंगे। फिर हम आते हैं तेलंगाना की तरफ। इसके बाद तेलंगाना एक राज्य है। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना में कुल मिलाकर तेलंगाना में जो है वो 17 वहाँ पर लोकसभा सीटें हैं। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। इन 17 लोकसभा सीटों में अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने वहाँ पर जीती थी। 17 में से 4 सीटें यहाँ पर बीजेपी अपनी बढ़त बना सकती है, लेकिन बहुत बढ़त बना पाएगी ये कहना मुश्किल है। फिर हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश पर। आंध्र प्रदेश में कुल मिला के 25 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन वहाँ बीजेपी का खाता शून्य था पिछली बार। इस बार बीजेपी क्या वहाँ बढ़ा पाएगी, ये एक बड़ी चुनौती है, देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि ये बड़ी बात यह है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू जो 2014 में जिन्होंने 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो गए थे, आज वो बीजेपी के साथ नज़र आ रहे हैं, तो वो एक ताकत हो सकती है। तमिलनाडु में कुल मिला के 39 सीटें हैं, बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार भी तमिलनाडु में बीजेपी के सामने ये चुनौती है, यहाँ पर वो कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जयललिता अब है नहीं, बाकी बीजेपी के पास वहाँ लोकल लीडरशिप कोई मजबूत नहीं है। केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पिछली बार बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, तो बीजेपी यहाँ पर सीट कैसे ले पाएगी ये चुनौती है। तो 129 में 29 सीटें लेने वाली बीजेपी के सामने दक्षिण भारत में चुनौती है। अब अगर मैं उत्तर भारत की और खास करके जहाँ बीजेपी की ताकत रही उनमें 7 राज्यों की बात करूँ तो उन 7 राज्यों में कुल मिलाकर 240 सीटें हैं। इन 7 राज्यों में जहां बीजेपी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया था, वहां पर क्या बीजेपी अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी, ये बड़ी चुनौती है। क्योंकि इन 7 राज्यों में बीजेपी ने 240 में से अपने सहयोगियों के साथ 200 सीटें जीती थी। 240 में से 200 से ज़्यादा सीटें जीती। अब यहाँ पर बीजेपी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी है। यहाँ चुनौती है कि अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी सीटें कैसे बढ़ाना तो बड़ा मुश्किल है, रिटेन कर पाएँ ये एक चुनौती है। अब इन राज्यों की अगर मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी को वहाँ पर 60 सीटें मिली थी पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी 27 सीटें पिछली बार जीती थी, तो बिल्कुल उत्कर्ष पे थी। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी 24 सीटें थी, एक बार फिर से वो बिल्कुल सबसे टॉप पर। दिल्ली की 7 में से 7 सीटें बीजेपी जीती थी। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, वहाँ 9 सीटें बीजेपी जीती थी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं, इनमें से बीजेपी को ज़रूर 23 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी और शिवसेना ने मिलाकर 41 सीटें जीती थी, जो एक बड़ी जीत थी।
इसी तरह से बिहार की अगर बात करूं तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, बीजेपी के खाते में ज़रूर 16 सीटें गई थी, लेकिन अगर बीजेपी और इसके सहयोगियों की बात करूं तो 17 सीटें जो है इसमें जो है उसके सहयोगियों को मिली थी। तो कुल मिलाकर नहीं, मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार में भी बीजेपी जेडीयू के साथ एक बड़ी ताकत के साथ आई थी। अब यहाँ पर जहाँ पर जिन राज्यों में बीजेपी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर लिया वहाँ बीजेपी के लिए सीटें बढ़ाना मुश्किल है, और जहाँ पर बीजेपी दरअसल जो है 129 सीटें दक्षिण में जहाँ पर बीजेपी को बढ़ना है वहाँ बढ़ने की गुंजाइश कम लगती है, तो इसलिए 2024 की राह मुश्किल लगती है। लेकिन अब यहाँ पर जो बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है वो क्या है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा सकती है, क्योंकि 80 में से 60 सीटें जीती थी। यहाँ पर गुंजाइश है क्योंकि योगी आदित्यनाथ और योगी और मोदी की जोड़ी जो है उत्तर प्रदेश में एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक तस्वीर है, जो वहाँ की सरकार काम कर रही है, और साथ साथ वहाँ का जो माहौल है वो माहौल जो है बिल्कुल जो है राममय माहौल है वहाँ। और 2024 के शुरुआत में ही राम मंदिर वहाँ पर अयोध्या में उसका उद्घाटन हो जाएगा, तो वहाँ का माहौल कुछ और होगा। तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा सकती है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के अलग होने के बाद बीजेपी वहाँ अपनी सीटें अपने सहयोगी जो हैं मुख्यमंत्री के साथ, जिनके साथ अभी शिवसेना जो दूसरा गुट है उसके साथ सरकार बना रखी है, बाला साहब गुट, बीजेपी वहाँ अपनी सीटें बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ बिहार में आरजेडी और जेडीयू और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है जो बहुत वहाँ पर अलोकप्रिय हो रही है तेज़ी से। यहाँ बीजेपी अपनी सीटें बढ़ा सकती है। इसके अलावा गुंजाइश थोड़ा बीजेपी को कम लगती है कि इनके अलावा बढ़े। गुजरात जैसे राज्य में बीजेपी 26 में से 26 सीटें जीत चुकी है। तो ये सारी चुनौतियाँ हैं जिनसे निपटना बीजेपी के लिए एक बड़ी बात रहेगी। अब इन सब में बीजेपी को उम्मीद क्या जगाती है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये सब देख करके आपको लग रहा होगा थोड़ा मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा बीजेपी को बहुत। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो हैं देश की जनता और वोटर अलग अलग नज़रिए से देखता है। इसी कर्नाटक में जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे, बीजेपी वहाँ पर सरकार तो बना ली थी लेकिन बहुमत नहीं मिला था। लेकिन इसी कर्नाटक में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 25 सीटें जीत ली थी। इसी तरह से बाकी जगह पर भी आप देखते हैं, बाकी राज्यों में आपको कमोबेश यही तस्वीर दिखती है कि लोकसभा में लोग नरेंद्र मोदी के लिए वोट करते हैं, और नरेंद्र मोदी आज भी देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। तो उस समय लोगों को और आज की तारीख में तमाम जो सर्वे हुए हैं, तमाम आप वैसे भी देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के मुकाबले आपको कोई नेता नहीं दिखाई देता जो प्रधानमंत्री पद पे बैठ सके। तो ये बीजेपी की एक बड़ी ताकत होगी। और एक और कारण ये है कि ये मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी ने तैयारी नहीं की होगी। नरेंद्र मोदी बहुत दूर की राजनीति अपने दिमाग में लेकर चलते हैं। वो जो है नरेंद्र मोदी की ताकत जो है, नरेंद्र मोदी अभी अपने क्या क्या कार्ड निकालेंगे हमें नहीं पता। और एक कार्ड जो है आपको मालूम है 2024 में जिसका मैंने जिक्र किया, जनवरी में जब पूरा उद्घाटन होगा राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का, तो फिर किस तरह से पूरे देश का माहौल भगवामय होगा। वो एक बड़ी जो है ताकत बीजेपी की बनेगी। और एक और इसके साथ मैं बिंदु जोड़ता हूं, वो ये कि विपक्ष जो है बटा हुआ तो है ही, मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विपक्ष यूनाइट हो पाएगा। उस पर फिर कभी बात करूंगा। लेकिन विपक्ष जो है अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से लगातार पिछड़ता है और लगातार लोकसभा चुनाव में मोदी के सामने हारता है। वो क्या कारण है? आप देखिए कर्नाटक की चुनाव, कर्नाटक में कांग्रेस जीती, लेकिन इस जीत के बाद कांग्रेस को जो अपने लिए माहौल देश भर में बनाना था वो बनाने में पूरी तरह से कांग्रेस नाकाम हो गई। हुआ क्या? वो नाकाम किस बिंदु पे हुई? नाकाम हुई नई संसद के उद्घाटन को लेकर। नई संसद के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस ने जो राजनीति खेली और जो बहिष्कार किया, उससे जो है देश में एक बार फिर ये माहौल गया कि यार विपक्ष क्या कर रहा है, हर बात पर हर चीज़ में विरोध करना और मोदी को गाली देना, नई संसद को लेकर इस तरह की टिप्पणियां करना, और देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका विरोध करना। ये पूरे भाव जो हैं देश भर में नई संसद का विरोध करने को लेकर गए। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो कांग्रेस के खिलाफ जा रही है, और इसी तरह की बेवकूफ़ियाँ विपक्ष करता है जो विपक्ष को भारी पड़ती है। और मैंने कहा नरेंद्र मोदी दूर की राजनीति
पे काम करते हैं, तो उनके पास वो अभी जो कुछ करेंगे। और एक बड़ी जो ताकत मोदी की है वो लाभार्थी हैं जिनको सीधे सीधे लाभ हुआ है, जिनको चाहे पक्के घर मिले हो, क्योंकि 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पक्के मकान मिले, यानी 3 करोड़ परिवार समझ लीजिए आप। और इसमें 1 करोड़ लोग और हैं जिनका ऐड होने जा रहा है। उसके अलावा बाकी जो तमाम लाभार्थी हैं वो नरेंद्र मोदी की एक बड़ी ताकत जो है लोकसभा चुनाव में बनते हैं। ये सारे फैक्टर हैं जो 24 के चुनाव पर जो है वो असर डालेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अभी थोड़ा समय है, चीज़ें और डेवलप होंगी, मैं आपको और बताता रहूँगा। मैंने आज जो विश्लेषण किया वो आज के संदर्भ में है, जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी मैं आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।